सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी मंदी की सूरत हाल देखने में आई, जहां 366 पॉइंट्स की कमी हुई और उसके बाद इंडेक्स 81,483 की सतह पर मौजूद है। 2 रोज़ पहले गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम पर यह इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर गया था, 82,000 को इसने क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद कुछ करेक्शन इस हफ्ते में हमें देखने को मिल रही है। अब इसकी क्या वजूहात हैं और करेक्शन का सिलसिला आगे क्या अगले 3 रोज़ भी जारी रहेगा या फिर मार्केट एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ 82,000 के इंडेक्स की तरफ दोबारा जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। जफर मोती साहब कैपिटल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये हमने पिछले हफ्ते जो देखा था, जब क्लोजिंग हुई थी हफ्ते की, 82,000 से ऊपर मार्केट मौजूद थी, इंडेक्स बड़ा ज़बरदस्त ऊपर की तरफ जा रहा था, बहुत अच्छी पेशरफ्त हमें दिखाई दे रही थी। कल और आज मंदी की क्या वजूहात है मार्केट में? देखिए, ये हफ्ता जो होता है ना फाइनल मंथ का, वो हमेशा उसमें जो चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं ना नए वादे में, फ्यूचर के सौदे में, तो उसमें मंदी आती है क्योंकि लोग पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें सेल ऑफ कर देते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने में थोड़ा देर करते हैं जब देखते हैं मार्केट क्या है। दूसरा जो हमारे मार्केट पर मसला चल रहा है वो है आईपीपीज़ का, और आईपीपीज़ का आपको पता है कि इशू अब बहुत बढ़ गया है, टसल चालू हो गई है, आर्ग्यूमेंट्स मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले फर्म स्टैंड लिया था अवैस लगारी साहब ने। ठीक है, ज़हीर डार साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर साहब, बड़ी अहम अभी गुफ्तगू की मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, उससे पहले भी वो IMF प्रोग्राम के हवाले से अपना कॉन्फिडेंस शो कर चुके हैं। अब कल जो इजलास होने जा रहा है उसमें जब ये मंजूरी होती है $7 अरब की, तो इसके बाद ये कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए, ये 24वां प्रोग्राम, और पाकिस्तान की मईशत को इससे किस हद तक संभाला मिल सकेगा और कितने अरसे तक मिल सकेगा? Thank you very much for taking me on this program. जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की, ऐसी गुफ्तगू मैं कोई 20 दफा पहले सुन चुका हूँ। और आपकी ये बात कि ये कल जो मीटिंग होने जा रही है, अगर ये प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है तो ये हमारे माशी मसाइल का कहाँ तक हल होगा। तो बेसिकली हमें प्रोग्राम का डिज़ाइन और प्रोग्राम्स की हिस्ट्री, जो कि 1958 में पहली दफ़ा हमने स्टैंड बाय अरेंजमेंट लिया, वहाँ से लेके आज तक की हिस्ट्री देखनी होगी। प्रोग्राम का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि हम कभी भी IMF के चंगल से ना निकल सके, और शायद इसीलिए हमें 1950 में IMF का मेंबर भी बनाया गया था। हमें यह भी देखना चाहिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स में जिसके ये बनाए गए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के नतीजे में, तो ये किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाए गए? क्या ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो आज़ाद होने वाले मुल्क हैं, जो कि 45 के बाद 60s तक आज़ाद होते रहे, उनको हमेशा के लिए एक फाइनेंशियल कॉलोनियल सिस्टम में रखा जाए? क्योंकि जो प्रोग्राम की शराइत हैं, अगर मैं वो देखूं तो प्रोग्राम की शराइत ऐसी हैं कि हम इस प्रोग्राम में से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट जो हम IMF से लेते हैं, हमें उस बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्सिटी का शिकार ही हम क्यों हुए, वो भी देखने की जरूरत है। हमारा जो हम लोन ले रहे हैं इस वक्त, वो बेसिकली अपने जो पुराने लोन्स हैं उनकी सर्विस के लिए ले रहे हैं। ऊपर से शराइत ये हैं कि टैक्स लगाए जाएं। पाकिस्तान की इकॉनमी की एक कैपेसिटी है टैक्स देने की। पाकिस्तान पर ऑलरेडी कैपेसिटी टू टैक्स से ज्यादा टैक्स हैं। पाकिस्तान इज एन ओवर टैक्स्ड इकोनॉमी ऑलरेडी। मजीद टैक्स लगवाए जा रहे हैं, गोया कि आपकी सेविंग जितने टैक्स बढ़ेंगे, एक तो उनका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, दूसरा तरफ आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगी। आपकी नेशनल सेविंग्स का रेट क्या है? एक हेल्दी इकोनॉमी का नेशनल सेविंग्स का रेट कोई 30% सेविंग्स का होता है। आपका सेविंग्स का रेट 15% से कम है।
और उसकी बुनियादी वजह इन्फ्लेशन है, सही, जो कि स्टैगफ्लेशन के नतीजे में कीमतें चढ़ रही हैं। अच्छा ज़हीर साहब, कतई कलामी तो की बात है, अगर लेकिन सेविंग नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान ना कबूल करे तो कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी तो आपके पास नहीं बचता ना। फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक गैप आ रहा होता है, अगर IMF के थ्रू उसको ना पूरा किया जाए तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस फिर क्या है? हाँ, ये है कि हम उस कर्ज का कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर रहे, और अगर टैक्स रेवेन्यू को हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम इसको वापस देने के काबिल कैसे होंगे? मैंने अर्ज की कि आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। फिस्कल स्पेस एक अलग से सब्जेक्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एक अलग से सब्जेक्ट है। टैक्सेस जो हैं वो आप पाकिस्तानी रुपए में लेते हैं, डॉलर में तो नहीं लेते, और आपको डॉलर की जरूरत है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। आप IMF के पास जाते हैं, आपको पाकिस्तानी रुपए तो आपके पास है ना, लेकिन आपको डॉलर चाहिए, उसके लिए आप IMF के पास जाते हैं। तो गोया के टैक्सेस से जो आप रेवेन्यूज रेज करेंगे उससे आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते। आपको एक बुनियादी जो पैराडॉक्स है इसका, इस सारी चीज का, वो समझने की जरूरत है। हमें अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ानी है, और हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर को देखना है कि हम उसको कैसे रिड्यूस करें। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर है वो एक तो इंपोर्ट्स है, बड़ा चंक है आपका, जो लोन्स की रीपेमेंट है और जो लोन्स की सर्विस है वो एक दूसरा बड़ा चंक है। उसके अलावा आपकी फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर कहाँ है? रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है कंपनीज का, रॉयल्टीज हैं, फीस हैं, सर्विसेज की इंपोर्ट है। हमें जो फॉरेन एक्सचेंज हम जहां खर्च कर रहे हैं उस मिक्स को देखना है और वहां पर सेविंग्स इंश्योर करनी है। ठीक है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर को एनालाइज नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जी इतना रिमिटेंसेस से आ गया। रिमिटेंसेस भी तो आपकी लेबर की, सर्विसेज की एक्सपोर्ट की एक शक्ल है ना जी। आपने लोगों को एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले में वो रिमिटेंस आ रही है। तो सही साहब, आप जब ये कहते हैं वजीर खजाना कि हम तो अपनी टर्म्स पर ये कर्जा लेने जा रहे हैं, या IMF को हम अपनी टर्म्स पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनकी शराइत कोई इतनी भारी नहीं है, तो ये फिर इसमें किस हद तक आपको सदाकत नज़र आती है? इसमें कोई लॉजिक समझ आती है? या वो कौन सी ऐसी टर्म्स हो सकती हैं जो कि जिसमें कम से कम हुकूमत IMF के सामने तो रखे, कन्विंस करना तो वो अगला मरहला है, कम से कम वो कोई कन्विंसिंग टर्म्स ऐसी रखी जाएँ जिसमें कहीं कोई रिलीफ की शक्ल नज़र आए हमारे मुल्क के आवाम के लिए? इसकी रिलीफ की शक्ल जो है वो इस वक्त तो नजर नहीं आ रही कहीं से भी। जो टर्म्स हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि हम अपनी शराइत पर कर्जा ले रहे हैं, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। सही। और IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हम कहते हैं कि हमने कर लिया, स्टाफ जो यहाँ पर नेगोशिएशन करने आता है, वो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क पेपर हम बना के देते हैं, हम उस पे जो लिखते हैं, जो वो कहते हैं हम वो लिख कर देते हैं। बिल्कुल। जिस तरह IMF ने टर्म कंडीशन लगाई है कि हम अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं उसको बना सकते, उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती, ज़ाहिर है उसके ज़रिए हमारी इंडस्ट्री भी बहुत लिमिटेड होकर रह जाएगी। तो क्या हम IMF की उस कंडीशन को ये समझें, अगर वजीर खजाना कह रहे हैं कि हम अपनी शराइत पर कर्जा ले रहे हैं, कि ये इनकी खुद की इनकी ये शर्त थी, ये इन्होंने सजेस्ट किया IMF को कि जी हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन से विड्रॉ? IMF की शर्त है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना बनाए जाए, ये IMF की शर्त है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होना है? मशीनरी आनी है, मशीनरी ड्यूटी फ्री आनी है, रॉ मटेरियल्स तो ड्यूटी फ्री नहीं आने। आपने अगर अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ाने के लिए, तो आपको एक्सपोर्ट के लिए गुड्स चाहिए। अगर आपके पास गुड्स ही नहीं होंगे तो आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? आपके पास क्या एक्सपोर्टेबल सरप्लस है? आपके पास क्या प्रोड्यूस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है सो दैट यू कैन इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स? और दूसरी तरफ आपने अपना पॉलिसी रेट रखा हुआ है इतना ज्यादा कि उस पॉलिसी रेट पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती, कोई भी कारोबार नहीं किया जा सकता। तो इन्वेस्टमेंट तो आपका पॉलिसी रेट जो है उसने किल कर दी सारी। और इसकी क्या वजह आपकी नज़दीक समझ आती है साहब कि ये 17.5% पे अभी भी बरकरार रखना? 3 रिव्यूज़ हो चुके हैं, उसमें कुल मिला के 4.5% की कमी आई है। ये 4.5-5% की कमी तो सिर्फ इस अकेले रिव्यू में थी जो अभी गुज़िश्ता दिनों हुआ है। आखिर ये रिलीफ क्यों नहीं आगे ट्रांसफ़र कर रही है हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी को? सर, हमें ये देखना होगा कि हमारे यहाँ
हमने कहते हैं कि जी हमने पॉलिसी रेट बढ़ाया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आपकी इन्फ्लेशन डायरेक्टली लिंक्ड है आपके रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ। आपका रुपी जितना डिवैल्यू होता है आपका उतना ही बढ़ जाता है इन्फ्लेशन। आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की और रेट ऑफ एक्सचेंज की हिस्ट्री देख लें, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो अगर आईएमएफ हमें कहती है कि आप अपना डिवैल्यू करें, करेंसीज को फ्री फ्लोट करें, मार्केट में डालें और हुंडी के थ्रू, क्योंकि मार्केट रेट हुंडी का रेट होता है बुनियादी तौर पर, तो हुंडी वुड ऑलवेज बी अहेड ऑफ योर ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो फिर तो आप हुंडी के रेट को फॉलो करते करते 1000 रुपए का डॉलर पहुंचा देंगे। और आईएमएफ कहती कि आप इसको फ्री फ्लोट करें और आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो फिर आप कहते हैं कि आपने पॉलिसी रेट बढ़ाना है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। पाकिस्तान में बैंकर्स इक्विटी थी, पाकिस्तान में पिकिक था। वो जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो कि इंडस्ट्री को फाइनेंस करते थे, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे, वो भी तो आईएमएफ की प्रेस्क्रिप्शन पर ही हमने खत्म किए। एक तरफ आईएमएफ हमारे रास्ते की, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के रास्ते में रुकावट बन रही है, दूसरी तरफ हम फॉरेन एक्सचेंज नहीं अर्न कर रहे क्योंकि हम प्रोड्यूस कुछ नहीं कर पा रहे। तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। तो सही साहब, इस वक्त आपकी नज़र में एक्चुअल जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है इस वक्त? क्या है गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली इसको 270 और 280 के दरमियान में रखा हुआ है? इसमें अपनी एफर्ट से कोई कमी लाई जा सकती है? और अगर ये कम होता है एक्सचेंज रेट तो उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट में कमी होगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट 200 रुपए से कम है। ठीक है, और अगर ये इस एक्चुअल रेट पर 200 रुपए डॉलर से कम होना चाहिए पाकिस्तान का रेट, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी है, अगर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट करना है, अगर पाकिस्तान में चीजें प्रोड्यूस होनी है। इस रेट पर इन्वेस्टमेंट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। इस बैंक रेट पर इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी। इस फ्रंट दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं बैंकों के साथ? गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बारोवर। गोया कि गवर्नमेंट बारो कर रही होती है और एक हायर रेट पर बारो कर रही होती है, तो प्राइवेट और रेट ऑफ सेविंग्स आपका कम है, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? बैंक के पास से तो गवर्नमेंट ले गई। सही। इसके बावजूद सही साहब जो ये सूरत हाल है, फिर भी हम ये देखते हैं कि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी मौजूद है ऑन ग्राउंड। और अभी जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, अब ये बोली की डेट, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 6 बड़े प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। अब इनको गवर्नमेंट किस तरह फैसिलिटेट कर सकती है ताकि और इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़े? एक छोटे से ब्रेक के बाद ज़हीर साहब ये सवाल भी आपके सामने रखते हैं। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़हीर डार साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर साहब, ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है और ज़ाहिर है कोई एक इदारा नहीं है जिसको प्राइवेटाइज होना है। इसके बाद एक लंबी लिस्ट है, स्टील मिल और फिर दीगर इदारों की बारी आनी है। तो इसमें हम देख रहे हैं अभी 6 बड़े लोकल इन्वेस्टर्स मैदान में मौजूद हैं, बोली लगाने को तैयार हैं, अपनी अपनी ऑफर्स वो लेकर आएंगे। अब हुकूमत का इस पूरी सूरत हाल में क्या रोल है? एक लंबे अरसे के बाद एक कामयाब प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, अगर ये हो पाती है तो। पहले 3 डेट्स आ चुकी हैं। इन लोकल इन्वेस्टर्स को एतमाद को बढ़ाने के लिए इस वक्त हुकूमत किस तरह से इनको फैसिलिटेट कर सकती है ताकि दीगर इन्वेस्टर्स की भी इस तरफ ज़रा तवज्जो हो? हुकूमत को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। और जो अहम चीज़ है कि पीआईए अगर 100% प्राइवेटाइज होती है तो इसकी मैनेजमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को जाए। इस तरह ना हो कि जी हम इतने % प्राइवेटाइज शेयर कर रहे हैं और मैनेजमेंट हम अपने पास रखेंगे। हमें पीआईए के मसाइल समझने की भी जरूरत है। हमने पीआईए को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। हमने जो होटल थे वो इसे अलहदा करके एक और कंपनी बना दी, जो गोया के पीआईए के एसेट्स को हमने पीआईए से बाहर निकाल दिए। और जो हमारे एसेट्स पीआईए के प्रॉफिटेबल एसेट्स नहीं थे, हम उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। और जो प्रॉफिटेबल एसेट्स थे हमने उनको अलहदा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। दूसरी बात है कि क्या पीआईए को किसी फॉरेन बायर को बेचना चाहिए या हमें पाकिस्तानी बायर्स को प्रेफर करना चाहिए?
पीआईए की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। मेरी अपनी प्रेफरेंस होगी कि पाकिस्तान की जो लोकल कंपनीज में से कोई इसको खरीदे, हम इसको बाहर ना कोई इंटरनेशनल बायर है भी नहीं इस पीटीसीएल का जो तजुर्बा था हमने एक बाहर की कंपनी को पार्ट शेयर देकर मैनेजमेंट दे दी और वो कंपनी आगे क्या किसी उस कंपनी को अगर कोई इंडियन खरीद ले, जिस कंपनी ने पीटीसीएल को खरीदा, तो फिर क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं बड़ी लार्ज कॉर्पोरेशंस में। ये क्योंकि वहाँ सिर्फ 26% के शेयर्स हैं इत्तलात के और वो पूरा का पूरा पीटीसीएल को होल्ड करता है, सारा मैनेजमेंट का इख्तियार उन्हीं के पास है। सो इन चीजों को भी देखना जरूरी होता है। प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी चीज है, गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर गवर्नमेंट को कोई कारोबार भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कारोबार जो कि हम स्टेट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के तहत या फौजी फाउंडेशन के तहत या AWT के तहत या और जो दूसरे सरकारी अदारे हैं उनके तहत कर रहे हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए कि क्योंकि गवर्नमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि जिससे गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट टेंड टू क्रिएट मोनोपोलीज और मार्केट डिस्टॉर्शंस उसकी वजह से क्रिएट होती है। तो सिर्फ पीआईए को प्राइवेटाइज करना काफी नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि हम जिनके बारे में नॉर्मल गुफ्तगू नहीं करते, उनको भी देखने की जरूरत हो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर डार साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद है। इनकी इस वक्त बहरहाल अपनी जगह पर एक इंपॉर्टेंस है कि पहले पीआईए और उसके बाद फिर कई ऐसी कामयाब मिसालें पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाए ताकि इंटरनेशनल बायर्स भी पाकिस्तान में आएँ और बैरूनी सरमाकारी का भी हम इस वक्त भरपूर तरीके से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC एक इनकलाबी राहदारी बनकर उभर रहा है और CPEC के पहले मरहले की कामयाबी के बाद अब दूसरे मरहले के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की फहरिस्त भी सामने आ चुकी है, उसको तैयार कर लिया गया है, प्रिपरेशन मुकम्मल है। इस हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे। कर्नल रिटायर्ड मकबूल आफरीदी साहब जो कि फॉर्मर मेंबर हैं CPEC कमेटी के, हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिएगा। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के पहले मरहले की कामयाबी के बाद दूसरे मरहले के तहत चीनी ताउन के लिए तमाम शोबों में 6 दर्जन से जायद मंसूबों की फहरिस्त तैयार की गई है, जो आइंदा माह चीनी वजीर आजम के साथ शेयर की जाएगी। दूसरे मरहले में CPEC को अपग्रेड करने के लिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर 5 राहदारियों यानी तरक्की, जिद्दत, माहौलियात, माश और खित्ते की बाहमी राब्ते के हवाले से इत्तेफाक राय कायम किया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, मादनियात और सनत में ताउन पर भी इत्तेफाक किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में नए गवादर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के मंसूबे के लिए फॉलो अप, तकनीकी मुआवनत, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे फेज 2 प्रोजेक्ट और शाहराए कराक्रम की तश्कील नौ समेत कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी शामिल है। तवानाई और मादनियात के ताबुन में नेशनल रिफाइनरी की अपग्रेडेशन और तोसी, सिकी किनारी हाइड्रो पावर स्टेशन और सियादी कॉपर प्रोजेक्ट शामिल है। सनती जोन में धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और माड़ा बंदरगाह जहाज की मरम्मत, भैंसों की अफजाइश और डेयरी प्रोसेसिंग और चाइना पाकिस्तान अर्थ साइंस रिसर्च सेंटर की तामीर समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। पाक चीन ताउन में मुश्तरका ज़राई टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री के क़याम और पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिरा घरों की मरम्मत के लिए इमदाद का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। दोनों मुल्कों के दरमियान सनती ताउन से मुतालिक फ्रेमवर्क, मुआहिदा और मकामी हालात के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दोनों फरीकों के दरमियान सनती ताउन को मजबूत बनाने का इरादा भी कर लिया है। पाकिस्तान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में चीनी माली आनत से चलने वाले कारोबारी इदारों की मदद करना भी मंसूबों की फहरिस्त में शामिल है। तो इस दूसरे मरहले में कोई 6 दर्जन के करीब यानी 70 से जायद ऐसे मंसूबे हैं जो अभी चीनी वजीर आजम के सामने पेश करने हैं और फिर ये मामला आगे की जाने मजीद बढ़ेगा। अब ये दूसरा मरहला तेज़ी से बढ़ना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आज से कोई 8-10 साल पहले CPEC को पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए गेम चेंजर तस्वुर किया जा रहा था। अब ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है, कर्नल रिटायर्ड मकबूल आफरीदी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। कर्नल साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो 8-10 साल पहले हमें तवक्कुआत थी CPEC से, ज़ाहिर उसमें चूँकि बहुत सारी उसकी वजूहात हो सकती हैं, उसमें कुछ मनसूबों में थोड़ी सुस्ती आई, जो इकनॉमिक जोन्स बनने थे, जिस तरह से इंडस्ट्री को ग्रो करना था, वो सब कुछ वैसे नहीं हो सका। लेकिन आज किस हद तक ये तवक्कुआत CPEC ने पूरी की हैं जो आज से 10 साल पहले हमने इससे लगाई थी? देखें अरबाब साहब, ये जो CPEC का कॉन्सेप्ट था
वो बेसिकली एक जिसमें बलूचिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। और जब बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो फिर हम गवादर की बात करते हैं। बिल्कुल। और गवादर की जब हम बात करते हैं तो गवादर पोर्ट की फिर बात करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि काशगर को गवादर से जोड़ा जाए और गवादर पोर्ट को ऑपरेशन किया जाए। अब जब हम इस चीज़ को बेसिक लेते हैं सी पैक का, तो अभी तक वो गवादर पोर्ट पे इतना ख़ास काम नहीं हुआ है और वो ऑपरेशनल नहीं हुआ है। और जब गवादर पोर्ट ऑपरेशनल नहीं हुआ है तो उससे दो बड़ी चीज़ें जनरेट होनी थी। एक था ट्रांसशिपमेंट और एक था ट्रांजिट ट्रेड। ट्रांसशिपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही कि मदरशिप आता है, वहाँ पे कंटेनर उतारता है, बाकी छोटे मदरशिप आते हैं और रीजनल, और वो कंटेनर ले जाते हैं। ये ट्रांसशिपमेंट है। लेकिन जो दूसरा भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला था ट्रांजिट ट्रेड, वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, जिसमें हमने सेंट्रल एशिया को ज्वाइन करना था, हमने चाइना के साथ बिजनेस करना था। बल्कि चाइना जैसे उनका कॉन्सेप्ट ये था कि काशगर को गवादर से जोड़ा जाए, क्योंकि काशगर को गवादर से इसलिए वो जोड़ना चाहते थे कि काशगर डेवलप हो रहा है और उसका बेस जो बनना था वो गवादर होना था। तो जब बेस ही उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं हुई है, प्रॉपर कनेक्टिविटी अभी तक रोड की भी नहीं हुई है, और फिर पोर्ट जो होता है हमेशा जो उसकी कनेक्टिविटी होती है वो थ्रू रेल होती है, ज़मीन ये जो शहर होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन इसके साथ अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि गवादर की पोटेंशियल ख़त्म हो गई है। सही। गवादर पोर्ट की पोटेंशियल गवादर की वही है, बलूचिस्तान की वही पोटेंशियल है, और बलूचिस्तान का बड़ा कलीदी रोल है इस तो मकबूल साहब, बुनियादी तौर पर आपका नुक्ता है कि जो 5 नई राहदारियों पर अब काम होने जा रहा है चाइना के साथ, तो उसके साथ साथ गवादर पोर्ट को भी ऑपरेशनल करना पड़ेगा ताकि सी पैक का फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। गवादर पोर्ट जब तक ऑपरेशनल नहीं होगा तो उस वक्त तक फिर वो सम्राट इसके नहीं सामने आ सकते। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूँ जी। जो कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट था वो 2 कॉरिडोर थे, एक ईस्ट ऑफ कॉरिडोर था और एक वेस्ट ऑफ ईस्ट कॉरिडोर था, एक वेस्ट कॉरिडोर था। उसका मतलब ये था कि एक कॉरिडोर जो बनना था वो ईस्ट ऑफ रिवर इंडस बनना था, जिसने कराची को ज्वाइन करके लाहौर और इस्लामाबाद और चाइना जाना था। और ऑफ कोर्स फिर अगर ईस्ट को वेस्ट को टर्न करे तो ईस्ट आप थ्रू अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया भी जा सकते थे। दूसरा था वेस्टर्न कॉरिडोर। अब वेस्टर्न कॉरिडोर की जो अलाइनमेंट थी वो गवादर, तुर्बत, पंजगूर, बसेमा, क्वेटा से फिर ऑनवर्ड ये आप अगर चमन के थ्रू कंधार भी जा सकते थे अफगानिस्तान। और अगर आप स्टेट नॉर्थ निकल जाते तो डीआई खान आ जाता, डीआई खान बान के बाद आप शावर चले जाते, पेशावर से फिर आप जब ईस्ट की तरफ जाते तो आप चाइना चले जाते, अगर वेस्ट की तरफ चले जाते तो आप अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया चले जाते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए सिंपल लफ्ज में। अब ये कुछ इन्होंने प्लानिंग कमीशन ने कॉरिडोर्स के नाम दिए, कोई ग्रोथ कॉरिडोर है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरिडोर है, इनोवेशन कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर है, रीजनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर है। तो ये अच्छे लफ्ज हैं, मोटे लफ्ज हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि गवादर को आपने कनेक्ट करना है थ्रू चाइना के साथ तो और सेंट्रल एशिया के जो साथ। इन कॉरिडोर्स के जो नाम, ये जो अल्फाज हैं, ज़ाहिर है फिर इनके मायने भी बहुत बड़े हैं। तो ये सब अमली तौर पर ये सारी चीज़ें आपको इसका मतलब वहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। अभी अनाउंसमेंट्स के बाद हम बहुत पीछे रह गए शायद। देखें ऑनेस्टली हम थोड़े ज़्यादा पीछे रह गए जहाँ तक मैं गवादर की बात करता हूँ। ठीक है, $45 बिलियन आए थे, उसमें से IPPs भी लगे हैं, लेकिन जो IPP लगे हैं उनके ऊपर आजकल आप देख रहे हैं कि क्या वैसा हो रहा है जी। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से हट गए हैं सी पैक के।
अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट था टू कनेक्ट गवादर विद काश्तकार, और ये हमने इसको डेवलप करना था। बिल्कुल सही। वेस्टर्न साइड ठीक है कर्नल साहब, चलें पॉइंट आपका आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल डाइट मकबूल, आप एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।